नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज विद नीतीश, एक बिल्कुल नए बैनर के तले जिसका नाम है लेमन चुस्की। अगर आप YouTube के सर्च इंजन पर जाकर LEMONCHUSKY टाइप करेंगे तो आपको हमारे हार्डकोर न्यूज का ये शो नजर आ जाएगा। इसके अलावा भी हम आपको बता दें कि आने वाले वक्त में हम इसी बैनर के तले आपको एक एंटरटेनमेंट शो भी दिखाएंगे जिसमें आप जिंदगी के अलग अलग रंगों से जुड़ी कहानियां देख पाएंगे और जो मनोरंजन को, एंटरटेनमेंट को एक नया आयाम, नया डायमेंशन देंगी। तो फिलहाल रुक करते हैं आज की एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के भारत विरोधी रवैये के पीछे की वजह क्या है। तो देखिए हमारी एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट। दरअसल टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान बेहद महत्वाकांक्षी हैं और मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड की अगुवाई करना चाहते हैं। अभी यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है मुस्लिम वर्ल्ड पर, और एर्दोगान जो टर्की के राष्ट्रपति हैं वो इस इन्फ्लुएंस को, इन देशों का जो प्रभाव है मुस्लिम वर्ल्ड पर, उसको दरकिनार करके खुद लीडर बनना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का। और इसी पर राय जान लेते हैं हमारे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव की। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि टर्की के अति महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगान के नेतृत्व में भारत और तुर्की के संबंध भी तनावग्रस्त हो गए हैं। टर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगान अति महत्वाकांक्षी हैं। वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में अपने आप को एक नए लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए तरह तरह की कवायदे कर रहे हैं, तरह तरह की साजिशें रच रहे हैं। और इस प्रक्रिया में उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड की जो स्थापित लीडरशिप थी, जो कि सऊदी अरबिया और यूएई की लीडरशिप थी, उसे लगातार चैलेंज करने का कार्य किया है। रसप तैयब एर्दोगान धार्मिक विभाजन को करा करके भी अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड के नए लीडर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा एक नए ऑटोमान एम्पायर को बनाने की है। अभी हाल के समय में जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें टर्की ने अजरबैजान का साथ सिर्फ इसलिए दिया था कि अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है और आर्मेनिया एक क्रिश्चियन बहुल राष्ट्र है। तो ये टर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगान विश्व में धार्मिक विभाजन को कराने की भी साजिशें रच रहे हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को भी कराने की साजिशें रच रहे हैं, और ऐसा करके वो अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड के नए लीडर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो ये थे संजीव श्रीवास्तव जो बता रहे थे कि आखिर एर्दोगान किस वजह से मुस्लिम वर्ल्ड की रहनुमाई करना चाहते हैं, उनका क्या मंसूबा है। तो ये तो कहानी थी एर्दोगान के हसरत की, जिसमें हमने आपको दिखाया कि कैसे एर्दोगान मुस्लिम वर्ल्ड की रहनुमाई करना चाहते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करना चाहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एर्दोगान की इसी हसरत का इस्तेमाल पाकिस्तान ने कैसे कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने के लिए किया। जी हाँ, टर्की को लगता है, एर्दोगान को लगता है, चूंकि एर्दोगान टर्की के मुखिया हैं, राष्ट्रपति हैं, कि अगर उसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगी, अगर वो एक न्यूक्लियर पावर स्टेट होगा तो मुस्लिम वर्ल्ड उसको तवज्जो देंगे। टर्की शक्तिशाली हो जाएगा अगर उसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगी। पाकिस्तान ने टर्की को कहा कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने में या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करने में टर्की की मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि टर्की कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए, भारत विरोधी बयान दे। एर्दोगान पाकिस्तान की बातों में आ गए और आप देख सकते हैं कि किस तरह से समय समय पर एर्दोगान या टर्की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दे को उठाता रहा है। आइए इस बारे में जानते हैं हमारे स्ट्रैटेजिक और डिफेंस अफेयर्स एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव की राय। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि टर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगान
विश्व में धार्मिक विभाजन को भी पैदा करके मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के रूप में अपने आप को उभारना चाहते हैं। और अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध इस बात का स्पष्ट रूप से उदाहरण है। और टर्की के संबंध हाल के समय में पाकिस्तान के साथ लगातार गहरे हुए हैं। टर्की पाकिस्तान का भी साथ लेकर के अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के रूप में स्थापित करना चाहता है। टर्की की नज़र पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर भी है। टर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब अर्दोगान की महत्वाकांक्षा न्यूक्लियर पावर को बनाने की भी है। और ऐसे में वो पाकिस्तान की तरफ अपने संबंधों को लगातार गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जो कि एक अवसरवादी और आतंक परस्त राष्ट्र है, वो टर्की की इस महत्वाकांक्षा को समझते हुए उसने टर्की को इस तरीके से अब डील करना शुरू किया है कि वो टर्की के साथ अपने संबंधों को यदि गहरा करता है तो टर्की को कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देना होगा। ऐसी शर्त पाकिस्तान के हुक्मरानों ने रसप तैयब अर्दोगान के सामने रखी है। और जाहिर है कि पाकिस्तानी प्रभाव में आकर के आज का जो रसप तैयब अर्दोगान के नेतृत्व वाला टर्की है, वो कश्मीर के मुद्दे को जगह जगह तमाम मंचों पर उसने उठाने का कार्य किया है। रसप तैयब अर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस के मंच से भी कश्मीर के मुद्दे को उठाया और भारत का विरोध किया। और जब टर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब अर्दोगान ने पाकिस्तान की यात्रा की तो उस समय भी लगातार उन्होंने कश्मीर के विषय पर बयानबाजी की, जो कि पूरी तरीके से एक नितांत द्विपक्षीय मामला है। और ये भारतीय जो टेरिटरी है उसके ऊपर कमेंट करना ये भारत के मामलों में हस्तक्षेप भी है। और जाहिर है कि भारत ने इसका कड़ा प्रत्युत्तर दिया। ये तो थे संजीव श्रीवास्तव जो बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान ने एर्दोगान की हसरत का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर टर्की के जरिए उठाने के लिए किया, क्योंकि टर्की एक नाटो का मेंबर भी है। अब तक जो हमने आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में तथ्य दिखाए उसके बारे में दुनिया पहले भी चर्चा कर चुकी है, उसके बारे में एक्सपर्ट्स अपनी राय पहले भी व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन अब जो हम आपको तथ्य दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में शायद कोई नहीं जानता। एक्सक्लूसिवली हम आपको अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं कि आखिर एर्दोगान के भारत विरोधी रवैये के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, पीछे की कहानी क्या है। दरअसल एर्दोगान के इस भारत विरोधी रवैये के पीछे एक शख्स है जिसका नाम है गुलिन। गुलिन टर्की के सुन्नी हनाफी स्कूल के कादिरिया सेक्ट के मेंबर हैं, इस्लामिक प्रीचर हैं, जो फिलहाल अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रह रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको अमेरिका ने अपनी नागरिकता भी दे दी है। दरअसल 2013 तक एर्दोगान और गुलिन अच्छे मित्र थे, काफी अच्छे रिश्ते थे दोनों के। लेकिन 2013 की एक घटना के बाद से दोनों के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। दरअसल इस्तांबुल में एक गेजी पार्क है जिसके अर्बनाइजेशन के विरोध में 2013 में कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने गेजी पार्क में प्रोटेस्ट किया और इसी प्रोटेस्ट का गुलिन ने समर्थन किया। यह प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ था, जो सत्तारूढ़ पार्टी थी टर्की में, एके पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री थे एर्दोगान, उनके खिलाफ इस एनवायरमेंटलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया और उसको समर्थन दिया गुलिन ने। यहीं से दोनों के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई और उसके बाद 2014 में एक टेलीफोन टैपिंग स्कैंडल हुआ टर्की में, जिसने वहां की राजनीति में भूचाल ला दिया। इस टेलीफोन टैपिंग स्कैंडल में एर्दोगान की रूलिंग पार्टी के कई पॉलिटिशियंस के टैपिंग ऑडियो और वीडियो टेप रिलीज कर दिए गए, वो सामने आए, जिससे पता चला कि बड़े पैमाने पर सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार है, बड़े पैमाने पर करप्शन है। इसमें एक टेप एर्दोगान के अपने बेटे के साथ कॉन्वर्सेशन का भी था, ये टेप भी लीक हुआ था, ये टेप भी पब्लिक ग्लेयर में आया। और ये सारे टेप्स कहा जाता है कि जो गुलिन है,
जो कि कई टीवी चैनल्स के मालिक हैं, कई मीडिया हाउसेस के मालिक हैं टर्की में, उनके टीवी चैनल पर प्रसारित हुए ये टेप्स उन टीवी चैनलों पर दिखाया गया, जिसके बाद से इनके रिश्तों में, एर्दोगान और गुलेन के रिश्तों में और दरार आ गई, खटास आ गई और रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। इसके बाद 2-3 मिलिट्री कू भी हुए टर्की में, जिसमें एक मिलिट्री कू को स्लेज हैमर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 2016 में भी एर्दोगान के तख्ता पलट की कोशिश हुई और कहा गया कि इसके पीछे गुलेन है। मतलब जितने भी कू हुए, मिलिट्री कू हुए, सबके पीछे गुलेन का हाथ बताया गया। और जो एर्दोगान की रूलिंग पार्टी थी, एके पार्टी, और एर्दोगान खुद, वो गुलेन के खिलाफ हो गए और 2016 में गुलेन और उनके मूवमेंट को एंटी नेशनल करार दे दिया गया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया गया, टेरर मूवमेंट का दर्जा दे दिया गया। और उसके बाद से गुलेन टर्की छोड़कर अमेरिका चले गए, जहां बताया जाता है कि उन्हें अब नागरिकता दे दी गई है। दो 2016 में टर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगान के विरुद्ध जो तख्ता पलट का असफल प्रयास हुआ था, उसके बाद से तो रसेप तैयब एर्दोगान तानाशाह की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। 2016 में रसेप तैयब एर्दोगान की सरकार की तरफ से भारत को ये अपील की गई थी कि भारत गुलेन, जो कि टर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगान के प्रतिद्वंदी हैं और अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में शरण लिए हुए हैं, और उनके द्वारा संचालित स्कूलों को बंद करे। भारत ने इस रिक्वेस्ट को पूरा करने से इनकार किया और जाहिर है कि जो भारत का जो रुख है वो टर्की के जो आंतरिक मामले हैं उसको लेकर के निर्धारित नहीं होता है। ये बात भारत ने स्पष्ट की थी। लेकिन रसेप तैयब एर्दोगान गुलेन के द्वारा संचालित जो स्कूल्स हैं जो भारत के अंदर हैं, उसे भी बंद कराने की वो साजिशें रचते हुए नजर आए। तो इससे स्पष्ट रूप से दिखता है कि टर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगान एक तानाशाह की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। अपने प्रतिद्वंदियों को वो पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हर तरह की साजिशें रच रहे हैं। तो ये तो थी एर्दोगान और गुलेन के बीच रिश्तों में दरार की कहानी, जो कि बाद में दुश्मनी में तब्दील हो गई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे गुलेन एर्दोगान के भारत विरोधी रवैये के लिए जिम्मेदार हैं। दरअसल 2017 में जब एर्दोगान भारत आए थे, उन्होंने भारत सरकार से गुलेन के उन स्कूलों पर जो कि हैदराबाद में, बेंगलोर में, मुंबई में और दिल्ली में चल रहे हैं, पर पाबंदी लगाने की मांग की थी, जिससे भारत सरकार ने साफ इनकार कर दिया था। कहते हैं उसके बाद से एर्दोगान का रवैया भारत के खिलाफ बदल गया और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दा उठाने के अलावा भारत के खिलाफ बयान देने लगे। इसी पर जान लेते हैं अपने डिफेंस और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव की राय। तो ये तो थे संजीव श्रीवास्तव, जो इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे थे, और यही थी हमारी आज की एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट जो हमने आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जाने से पहले आपको ये वादा किए जाते हैं कि अगली बार एक ऐसी ही दिलचस्प स्पेशल रिपोर्ट के साथ, एक्सक्लूसिव खबर के साथ हम अपने इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वापस आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।